हेलो एवरीवन। आज हम करें आशीष अरोड़ा सर की जो क्वांट्स की चेकलिस्ट है नंबर 5। इससे पहले हम 4 कर चुके हैं। अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें टारगेट है हमारा बैंक एग्ज़ाम 2023। आपका अर्थमेटिक इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आएँ। तो हम हर क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार जैसे पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो मैं जैसे ही वीडियो का लिंक टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, वहीं पे पीडीएफ भी साथ में, हर वीडियो के साथ पीडीएफ भी अवेलेबल होता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बार पीडीएफ में जाके इसके सॉल्यूशन ज़रूर चेक करना। एक एक लाइन के सॉल्यूशन दे रखे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर कोई बिगनर या फिर कोई स्टूडेंट इस सॉल्यूशन से समझना चाहे, चेकलिस्ट के सॉल्यूशन से, एक बार आप ज़रूर चेक करिए पीडीएफ एंड उसके अंदर आप सॉल्यूशंस देखिए उसके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाय सेलिंग 5 मैंगोज फॉर 2 रुपीज़, मतलब 5 मैंगोज उसने 2 रुपये के बेचे। इससे क्या हुआ? उस इंसान को लॉस हो गया। मतलब क्या कर रहा है वो? 2 रुपये के अंदर 5 मैंगो बेच रहा है, ठीक है। तो उसको 16% का लॉस हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि इफ़ ही वुड सेल 3 मैंगोज फॉर 2 रुपीज़, अगर वो सिर्फ 3 मैंगो बेचे 2 रुपये के, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पे 2 रुपये में कितने मैंगो? 3 मैंगोज। तो हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो रुपीज़ चेंज हो सकते हैं, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू तो, पैसे तो चेंज होंगे, क्योंकि पहले लॉस हुआ है, प्रॉफिट बनाने के लिए ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो हम क्या करें, जो मैंगो की क्वांटिटी है उसको हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यू फिर सेम हो जाएगी। अब क्या होगा, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब होगा 6 रुपीज़ के अंदर 15 मैंगो बेचे जाएंगे, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रुपये में कितने मैंगो? 15 मैंगो। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि मैंगो की जो क्वांटिटी है वो सेम हो गई, 15-15। अब ये हमें प्रॉफिट, मतलब 6 रुपये के बेच रहा था कोई चीज़ तो उसको लॉस हो रहा था, 10 रुपये की बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, हमें ये बताना है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि उसने 6 रुपये का बेचा। 6 रुपये का बेचने पर 10% का लॉस हो गया। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 6 रुपीज़। एसपी है उसका 6 रुपये। हमें क्या निकालना है? सीपी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? सीपी मल्टीप्लाई जितना भी इसका लॉस हुआ उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 16 लॉस हुआ है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया? 84। 84% का लॉस हुआ इज इक्वल टू एस पी। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लीजिए। एस पी है हमारा 600 और ये 84। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास कितना आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आएगा आपके पास 50/7। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया? 50/7। सीपी हमें पता लग गया। अब ये है कि 10 रुपये की बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। अब हमें ये अज्यूम करना है कि सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपये, और कॉस्ट प्राइस है ये। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो आपको लॉस होगा। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, 10 में से 50/7 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 10 में से 50/7, क्योंकि ये हमारा एसपी है और ये सीपी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी, ठीक है। 7 एलसीएम ले लीजिए। 70 में से 50 सब्ट्रैक्ट किए, 20/7। इतना क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 20/7। लेकिन अब पूछा क्या है? प्रॉफिट की परसेंटेज पूछिए। प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है? हम निकालते हैं जो भी प्रॉफिट की वैल्यू होती है वो डिवाइड में हमें कॉस्ट प्राइस करना होता है, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 20/7, 7 नीचे आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 50/7। तो 50, ये 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है 100। 7 to 7 कट हो गया, 5 से कट करते हैं 20। इट मीन्स उसको 40% का प्रॉफिट होगा अगर वो 3 मैंगो 2 रुपये के बेचेगा, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान तरीके से करेंगे, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हार्ड हैं, कुछ ईजी हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इफ़ द मार्कअप परसेंटेज इज 62.50, मार्कअप मतलब जो एमआरपी है वो आपकी, एमआरपी कितनी है? 62.50% है। इतना उसने ज़्यादा लिख दिया। जब भी एमआरपी बोले कि इतनी परसेंट ज़्यादा, इट मीन्स वो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा लिखी है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट की परसेंटेज है 37.50। हमें बताना है प्रॉफिट कितना हुआ। सबसे पहले आप ये वैल्यूज़ याद रखिए कि 62.5 को क्या बोलते हैं, कि कोई भी चीज़ 62.50% हो तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको लिखेंगे तो वो 5/8 होगी वो वैल्यू, 5/8। और ये 37.50 है, इसको हम क्या लिखेंगे? 3/8। ये वैल्यू है 3/8।
अब याद रखिए कभी भी एग्जाम में हो 62.50 वो 5/8 है, 37.50 हो वो आपकी 3/8 है। आपको जस्ट याद रखना है। ये आपकी एमआरपी है, इतनी दे रखी है, ठीक है। हमें क्या करना है, एमआरपी हम किसके कंपैरिजन में निकालेंगे, इन्होंने कॉस्ट प्राइस से वो वैल्यू उतनी ज़्यादा लिखी है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस को कुछ ऐसा रखूं ताकि अगर उससे 5/8 करना हो ना तो वो एग्जैक्टली कट जाए। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है कॉस्ट प्राइस की जो 5/8 से एग्जैक्टली कट जाए। तो मैं सीपी को 8 ही एज्यूम कर लेती हूँ। सीपी 8 होगी तो मार्क प्राइस कितना होगा, वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5/8। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी होती है, जो नीचे वाला हमारे वैल्यू होती है ना, वो आपकी टोटल वैल्यू होती है। और अगर उससे ज़्यादा बोले कि उतना ज़्यादा हुआ है तो ऊपर वाली वैल्यू, मतलब टोटल क्वांटिटी 8 थी, उसने 5 और बढ़ा दी, 62% बढ़ाया। इसका मतलब 8 तो पहले थी, 5 और इंक्रीज हुई है, 8 और 5 13। एमआरपी कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, प्रॉफिट और लॉस के लिए प्रॉफिट और लॉस निकलता है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमें पता है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं एमआरपी के थ्रू निकालूं सेलिंग प्राइस तो वो कैसे निकालूंगी, एमआरपी मल्टीप्लाई जितना उसने डिस्काउंट दिया होता है डिस्काउंट लिखूंगी, डिवाइड बाय में 100, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके डिस्काउंट लिखना है। एक सेकेंड, यहाँ पे होगा 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय में 100, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। एमआरपी कितनी है आपकी 13, डिस्काउंट कितना हो रहा है, 3/8 का डिस्काउंट हो रहा है। तो हमने क्या किया था, डिस्काउंट को 100 में से सब्ट्रैक्ट किया था। जब भी वैल्यू इस तरह का डिस्काउंट होता है 20%, 40%, 60%, मतलब इस तरह की फॉर्म में कि वो 100 से रिलेटेड है, तो हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये वैल्यू पूरी 1 की फॉर्म में भी नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से हम पूरी क्वांटिटी को 1 एज्यूम करेंगे। तो हमें क्या करना है, 1 में से 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड में करना है 100। आपका सेलिंग प्राइस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 13, और जब मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी ये 5/8 बच जाएगा, ठीक है। 5/8 और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, एक सेकेंड, एमआरपी हमारा हो गया 100 माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, सही बात है, लेकिन हम इसको क्या करके चले हैं, 30, हमें डिवाइड में यहाँ 100 नहीं लिखना, क्योंकि ये 37 अकेली 37 की वैल्यू नहीं है, हमने 37.50% की वैल्यू 3/8 है। इसका मतलब ये 100 हमने यहाँ पे लगा के ही ये वैल्यू 3/8 आई है आपकी, ठीक है। तो नॉर्मल इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 13 5/8, मतलब क्या रहेगा आपका 65/8। हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका आ गया 65 डिवाइड बाई 8, पता लग गया। अब क्या करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सीपी में से देखो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है क्या, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस में से एसपी माइनस सीपी करते हैं, मतलब 65/8 और हमें माइनस करना 8, तो करेंगे कितना आ जाएगा 1/8। इसका मतलब प्रॉफिट है 1/8। अगर रेशो की फॉर्म में निकालना है तो प्रॉफिट आएगा 1/8, डिवाइड करना है सीपी से और मल्टीप्लाई करना है 100, आपका आएगा 1.56% का इसको प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा आंसर, ठीक है। थोड़े से बड़े हैं क्वेश्चन, 2-3 ही बड़े हैं, बाकी इजी हैं क्वेश्चन, ठीक है। और आप मुश्किल चीज़ों से भागिए मत, अगर आप मुश्किल चीज़ें छोड़ देंगे तो इतना आसान पेपर में नहीं आता, तो थोड़ा हार्ड लेवल की चीज़ें करिए। अगर 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या पता इस वजह से हुआ हो कि जस्ट हमने आसान आसान चीज़ें की हैं, हमारा माइंड मुश्किल चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है। पर मेंस में क्या होगा कि आपको मुश्किल चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो माइंड उस टाइम काम नहीं करेगा और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए चीज़ों से भागिए मत, जिस चीज़ से आपका दिमाग भाग रहा है ना, ये सोच लो कि दिमाग हमारा दुश्मन है और इससे भाग रहा है तो ये हमारा सिलेक्शन रुकवा रहा है, हमें यही काम करना है। देन फिर देखना आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। 160 लीटर ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें से इस रेशो के अंदर है 21 और x की फॉर्म में, x हमें नहीं बताया, जिसमें से 35 निकाल लिया गया और फिर 22 क्या वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद रेशो बनता है मिल्क एंड वाटर का 5:2। हमें बताना है कि इनिशियली पानी कितना था, मतलब वाटर स्टार्टिंग में कितना था। सबसे पहले 160 टोटल है, मिल्क एंड वाटर का कितना रेशो दे रखा है हमें, मिल्क और वाटर है 21.x। सबसे पहले हम इसको रेशोज में डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे पहले 35 लीटर पानी उन्होंने निकाला है ना, तो हम क्या करें, 160 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना बचेगा
125। इसका मतलब हमें डिवाइड करना है जस्ट वैल्यू 125 इन दोनों में। अगर आप इसको एक्चुअल मेथड से करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। मैं कुछ क्वेश्चंस को कैसे करती हूँ, मैं ऑप्शन की हेल्प से उठाने की कोशिश करती हूँ, या मैं थोड़ा अंदाज़ा मार के देखती हूँ कि मे बी ये हो। अगर मेरा आंसर सही आ जाता है तो मैं क्लिक कर देती हूँ, अदरवाइज दूसरे बेसिक मेथड में कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब ये 125 है, आपको बताइए कि ये 5 की फॉर्म में है, इसका मतलब ये ऐसा ही नंबर बनेगा जो 5 का मल्टीपल हो, उसी से डिवाइड हो सकता है, और किसी से तो डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पे 21 है, अगर इसको मैं 4 बना दूँ, मान लो कि x की वैल्यू 4 हो, 4 हो x की वैल्यू, तो टोटल 25 बन जाएगा। जब मुझे इसमें बांटना होगा तो मैं 25 से डिवाइड करूँगी तो 1 रेशो की वैल्यू 5 आएगी। जब 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना बनेगा, 105, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वैल्यू होगी 20 पानी की। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि 105 और 20 लास्ट में पानी, दूध और पानी बच गया। ठीक है, लास्ट में फिर उन्होंने बोला कि 22 लीटर वाटर ऐड किया था। अगर मैं इसमें 22 ऐड करूँ तो कितना रेशो बनेगा, 105 और 44। लास्ट में रेशो बनता है 5:2। अब मैं इसको डिवाइड करके देखती हूँ, मे बी मेरा 5:2 बन जाए। अगर मैं 2 पे कट करूँ इसको तो 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 2 पे तो नहीं कट होगा, 44, सॉरी ये 42 है, हाँ, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, 3 से ही काटना पड़ेगा, 35, और यहाँ पे आएगा 14, 35 14, 7 से कट किया 2, और ये आ गया 5। इसका मतलब रेशो लास्ट में बन गया 5:2। इन्होंने भी 5:2 दे रखे हैं। इसका मतलब जो मैं एज्यूम करके चली थी, जो मेरी ट्रिक थी वो काम कर गई। तो इस तरह से भी आपके जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब ये पूछे कि कितनी क्वांटिटी थी, तो 20 क्वांटिटी थी। अगर एक्स की वैल्यू पूछे तो 4 थी, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो आंसर इसका बिल्कुल यही सही है। कुछ एरर्स होते हैं चेकलिस्ट में भी। नेक्स्ट देखिए, एवरेज एज ऑफ राम एंड मोहन इज 2 ईयर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि राम और मोहन की एज एवरेज कैसे निकलती है। अगर 2 का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू निकालनी हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों की एवरेज है। एवरेज ऐसे ही निकलती है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय में जितने परसेंट। अगर 3 हो तो 3 से डिवाइड करते हैं। ये किसके इक्वल है, मोहन और जितेश की एवरेज एज +2, मतलब उससे 2 ज़्यादा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, एवरेज एज ऑफ जितेश एंड राम। जितेश और राम की एवरेज एज कितनी है, 12 ईयर्स, मतलब 12 साल के हैं वो। विच इज़ 2 ईयर लेस देन, वो 2 साल कम है द एवरेज एज ऑफ मोहन एंड रितेश से। इसका मतलब मोहन और रितेश का कितना आ जाएगा, अगर इनकी एवरेज एज 12 है तो ये 12 क्या है, उनसे 2 साल कम है। इसका मतलब इनकी कितनी होगी, 14। इनकी एवरेज ईयर हमें यहाँ पे 14 पता चल गया। ठीक है, अगर हम इसकी टोटल वैल्यू निकालें कि अगर 12 एवरेज है तो दोनों की निकालनी है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, इसकी कितनी आ जाएगी, 28। मोहन एंड जितेश, ये जितेश है, यहाँ पे आर नहीं है, m+r, m+j=28, ये 28 है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 कंसिडर कर लो। कुछ वैल्यूज़ हमें पता लगी। अब आपको निकालना क्या है, जितेश की एज निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि m+j की एज हमें पता है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। कितनी आएगी, 28। 28 इसमें पुट करेंगे तो r+m डिवाइड बाय में 2 28 डिवाइड बाय में 2 + 2 कितना हो जाएगा, 14 और 2 16। 16 ये उधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r+m की एज कितनी आ जाएगी, 32। ये इक्वेशन हमारी 3 बन गई। यहाँ से चीज़ें इतनी क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, जितेश की एज निकालनी है। जितेश की एज कैसे निकलेगी, सब में कोई ना कोई दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करें, तीनों की निकाल लेते हैं। तीनों की निकालने के लिए इक्वेशन 1 2 3 तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो 2 बार j है, 2 बार m है, और 2 बार r की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2j + r + m, मतलब दोनों की वैल्यू 2 बार दे रखी है। अगर आप ऐड करोगे 24 28 और 32, ठीक है, इनको ऐड करना है हमें सबको, आपका 84 बनेगा। तो j + r + m कितना बनेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 42। ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई है यहाँ पे।
अब हमें जिसकी भी एज निकालनी है ना, इस टोटल में से वो इक्वेशन माइनस कर दो जिसमें वो पर्सन नहीं है। हमें जितेश की निकालनी है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में जितेश है तो ये नहीं यूज़ कर सकते, सेकंड में भी जितेश है तो ये भी नहीं यूज़ कर सकते, थर्ड में आर और एम दे रखे हैं। तो आप क्या करो, टोटल में से आर और एम की कितनी है 32, तो 32 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो जितेश की एज कितनी है 10 ईयर्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 बैट्स मतलब 20 बैट खरीदे गए सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बैट के सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने वीडियोस करवाई थी राकेश यादव सर की बुक से, तो उसमें भी हमने बता रखा है कैसे 20 का सीपी, इसका मतलब 20 बैट खरीदे थे उसने, मतलब सीपी के अकॉर्डिंग खरीदे थे, बेच दिए सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बैट, इसका मतलब ये किसके इक्वल है 16 एसपी के इक्वल। समझ आए? यहाँ से सीपी की तो ये वैल्यू है 16, एसपी की क्या वैल्यू है 20, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ सीपी 16 एसपी 20। समझ आ गया? इसका मतलब सबसे पहले तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमें यहाँ पता लग गया कि इसको प्रॉफिट हुआ है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, उसने बोला कि 16 उसका कॉस्ट प्राइस था, 20 उसका सेलिंग प्राइस है, तो उसने कुछ एमआरपी ऐसे सेट किया था कि उसको 10% का डिस्काउंट देना पड़ा, 10% का डिस्काउंट देना पड़ा उसको, ये प्राइस पे बेचने के लिए उसको 10% का डिस्काउंट देना पड़ा। हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस के बीच का, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और एमआरपी अगर उसने 120 लिखी है तो मतलब 20% ज़्यादा लिखी है, तो हमें ये बताना है कि इसमें एमआरपी कितनी ज़्यादा लिखी एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। वो कैसे निकलेगा, आपको पता है एमआरपी मतलब एमपी जो भी है आपका मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई में डिस्काउंट होता है, जो भी डिस्काउंट दिया हो हम क्या करते हैं 100 में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू एसपी, ये आपके सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले के इक्वल होता है। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, एमपी हमें नहीं पता लेकिन डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, तो ये 90/100 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है आपको पता है 20, तो 20 यूज़ करते हैं, यहाँ से एमपी निकाल सकते हैं 20 × 100 डिवाइड बाय में 90, तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकलेगी 200 डिवाइड बाय में 9, ये आपका क्या आ गया एमआरपी, यहाँ लिख सकते हैं। इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ से? ठीक है, अब हम क्या करें, हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना डिस्काउंट दिया उसने। डिस्काउंट देने के लिए हमने ये एमपी निकाल दिया, लेकिन जब भी डिस्काउंट की परसेंटेज निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल डिस्काउंट होता है, जितना डिस्काउंट दिया हो डिवाइड करना है आपको सीपी से और मल्टीप्लाई करना है 100। अभी डिस्काउंट कितना दिया है वो तो नहीं पता, लेकिन एमआरपी इतना है, कॉस्ट प्राइस है 16। ठीक है, तो हम क्या करें, एमआरपी में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपका क्या निकल के आ जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना निकलेगा 200 डिवाइड बाय में 9, सब्ट्रैक्ट करना है 16 में से, कितना आएगा आपके पास 66 डिवाइड बाय में 9। अब मुझे डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है या फिर कितना परसेंट ज़्यादा था वो निकालना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, डिस्काउंट यूज़ करना है 66 डिवाइड बाय में 9 और इससे डिवाइड करना है मुझे सीपी से। सीपी कितना है आपका 16, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो कितना आएगा 275 डिवाइड बाय में 6। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो 45.76 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो आपको अप्रोक्स लेके चलना है, तो 46C इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, सलमान एंड आमिर टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सलमान और आमिर, वैसे तो एस और ए लिख सकते थे, लेकिन देखिए इसमें आमिर और अर्जुन दोनों सेम अल्फ़ाबेट से हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसको पूरा लिख लिया करो वरना पेपर में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये 10 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, आमिर और अर्जुन कितना टाइम लगाते हैं, वो 7 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन अगर अकेला सलमान काम को करे तो वो 14 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देता है। सबसे पहले आपका क्या काम है, एलसीएम लेना है हमें, हम क्या लें 140 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 14, 20 एंड 10, ये हमारे एलसीएम की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल कर आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे वो निकालते हैं। Then find how many ways it will take to complete the whole work if Arjun and Salman work together and Amir assists them on alternating days. First day only Arjun and Salman work. इनका कहने का मतलब है कि पहले दिन अर्जुन और सलमान काम करेंगे, एक दिन इन्होंने काम किया,
नेक्स्ट डे क्या होगा, अर्जुन भी करेगा, सलमान भी करेगा और उनको आमिर भी असिस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट डे अर्जुन और सलमान, फिर फोर्थ डे कौन आएगा, आमिर आएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देखें तो हर रोज़ कितना काम हो रहा है। पहले किसने किया था, अर्जुन एंड सलमान। सलमान की कितनी है, 10। यहाँ अगर सलमान की 10 है एफिशिएंसी, तो सलमान और आमिर की है 14 और इसकी है 10। तो यहाँ से मैं आमिर की निकाल सकती हूँ, कितनी आ जाएगी मेरे पास, आमिर की एफिशिएंसी आ गई 4। आमिर की अगर 4 है तो अर्जुन की यहाँ से कितनी निकलेगी, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 16, एफिशिएंसी निकल गई। सबसे पहले अर्जुन और सलमान ने काम किया, अर्जुन की है 16, सलमान की है 10, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी बन गई, 26। पहले दिन 26 काम हुआ, दूसरे दिन तीनों ऐड हो गए, तो तीनों की कितनी हो जाएगी, 26। और अब हमें किसका ऐड करना है, आमिर का भी ऐड करना है, तो टोटल हो जाएगी 30 एफिशिएंसी। इतना समझ में आया। इसका मतलब किस तरह से काम हो रहा है, 26, एक दिन 26, दूसरे दिन 30। अगर मैं देखूं तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 56 काम हो रहा है 2 दिन में। इतना समझ में आ गया आपको, 56। हमें टोटल कितना काम करवाना है, टोटल काम आपको 140 काम करवाना है। 56 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 140 काम हो जाए। एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो कितना काम हो जाएगा मेरे पास, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 112 काम हो चुका है। ठीक है, डेज़ को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 दिन में, इसका मतलब 112 काम हो चुका है। टोटल काम है 140। ठीक है, कितना काम बच गया आपके पास, 28 काम अभी रिमेनिंग है। ठीक है, 28 काम हमारा टोटल बचा हुआ है, लेकिन 4 दिन हो चुके हैं काम करते हुए। अब किसकी बारी आएगी, ये 26 काम कंप्लीट करेंगे, तो इसमें से 26 सब्ट्रैक्ट करो, कितना काम बच गया, 2। और दिन कितने लगे, 1 और ऐड करें तो 5 डेज। 5 डेज हो गए। अब ये इनकी एफिशिएंसी 30 एफिशिएंसी से अपने काम को करेंगे। 5 दिन हो चुके हैं, जो काम रिमेनिंग हो गया वो यहाँ रखेंगे, डिवाइड में हम करेंगे जितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। इसको कट किया तो 15, आपका 5, 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 7th। द मार्कअप ऑफ एन आर्टिकल इज 40%. द शॉपकीपर्स ऑफर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 10%, 20 एंड नेक्स्ट 10%. हमें बताना देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर द शॉपकीपर आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल। हम ऐसे क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं कि लेट मान लेते हैं कि CP 100 है। ठीक है, तो आपका मार्कअप प्राइस मतलब MP कितना हो जाएगा, इसने 40% ज़्यादा बोला है, तो 100 का अगर मैं 40% ज़्यादा निकालूं तो 140/100, मतलब 140 हमारे पास क्या आ गया, MRP। CP हो गया आपका 100, MP हो गया आपका 140। यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अब आगे क्या पूछा है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, MRP पे। क्या फॉर्मूला होता है, MP 100 माइनस डिस्काउंट करना होता है, डिवाइड में 100 करना होता है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी मिलते हैं, इसका मतलब पहले 10% दिया फिर दूसरा, उसको कैसे यूज़ करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे एक बार यहाँ दे दिया दूसरी बार यहाँ है तो मल्टीप्लाई में वैल्यू आएगी। इसको कैसे सोल्व करेंगे, MP है 140, पहले 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितने में से सब्ट्रैक्ट होता है, 100 में से, तो 100 में से 10% सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया, 90/100। नेक्स्ट टाइम 20% का डिस्काउंट हुआ तो 80/100, नेक्स्ट टाइम फिर 90/100। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, इसको जस्ट सोल्व करना है। सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड में हम करेंगे 100, तो इनकी मल्टीप्लाई आपके पास आएगी इतनी, डिवाइड बाय में 100 मीन्स 90.72। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 90.72 निकल के आ गया। प्रॉफिट CP था कॉस्ट प्राइस 100, मतलब 100 रुपये उसकी लागत थी, उसने 90.72 में बेच दिया, इसका मतलब तो उसको लॉस हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। अब कितना लॉस हुआ है, परसेंटेज की फॉर्म में पूछे तो परसेंटेज की फॉर्म में आपको जस्ट क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो पहले तो 90.72, आपके पास कितना बच के आएगा वैल्यू, मतलब लास्ट में कितनी रहेगी आपके पास, 9.28 वैल्यू रहेगी। लॉस हुआ है इसका मतलब नेगेटिव में तो आएगा 9.28। अगर ये पूछे ये है नॉर्मल लॉस की वैल्यू, लॉस परसेंटेज पूछे तो डिवाइड करना है CP से जो 100 ही है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये कट जाएगा, तो 9.28% का इसको लॉस हुआ है, इसलिए इन्होंने नेगेटिव यूज किया वर्ड, इसका मतलब लॉस हुआ है। 8th क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऋत्विक कैन बी अरेंज सो दैट ऑल द वोवल्स कम टुगेदर। मैंने एक वीडियो के अंदर शॉर्ट सी वीडियो थी 4 से 5 मिनट की, उसमें आपको ये सिखाया था कि
जब भी वोवल्स कम टुगेदर आते हैं तो वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले RITWIK ये लिख लिया ऋत्विक। वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU, इसमें से कौन सा वोवल यहाँ पे यूज़ हुआ है, आई यूज़ हुआ है आपका, और 2 बार आई की वैल्यू यूज़ हुई। टोटल वर्ड्स कितने हैं इसके अंदर, 6 वर्ड्स, जिसमें से वोवल्स कितने हैं 2, कॉन्सोनेंट्स कितने बच गए 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स तो इकट्ठे बैठेंगे, आपको क्या करना है, वोवल्स को तो हटा देना है, उसके अलावा जितने कॉन्सोनेंट बने कितने हैं 4, और उसमें ऐड करना है वोवल्स, तो सारे एक साथ बैठेंगे, वोवल्स की वैल्यू को आपको 1 यूनिट एज्यूम करना है, तो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। तो अब क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। इससे डिवाइड करना है, अगर कोई कॉन्सोनेंट्स के अंदर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो, जैसे आर हो, यहाँ पे भी कोई आर दे रखा हो तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, कितने वोवल्स हैं, इसमें 2 वोवल हैं तो हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। इससे आपको डिवाइड करना है किससे, अगर वो जो वोवल्स हैं आपके रिपीट हो रहे हो, आई 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये तो कट ही जाएगा। 5 फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, आप 5 को इतने तक खोल दीजिए जहाँ तक 1 ना आ जाए, मतलब 5 4 3 2 1। अब जस्ट आपको इसकी मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 120, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अ सेल ऑफ मोटरसाइकिल इन 2022 इज इंक्रीज्ड बाय 31.25%, इतना इंक्रीज हो गई है वो। ठीक है, 2021 के अंदर डिक्रीज होगी, वही सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप की चीज़ है, एक बार कोई वैल्यू इंक्रीज होगी देन फिर डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ सेल ऑफ अ मोटरसाइकिल इन 2022 इज इंक्रीज बाय 31.25, मतलब एक बार सेल क्या हुई 2020 में 31.25 इंक्रीज हुई, देन 2021 में क्या हुआ, वो डिक्रीज हो गई। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, उस तरह एक बार चीज़ इंक्रीज हुई देन उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। हमें क्या बताना है कि अगर 2021 के अंदर टोटल सेल 7,000 रुपये है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि 2020 में कितनी सेल थी। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, कि 2020 में इतनी इंक्रीज़ हुई है, तो 2019 में अगर हम माने कि वो x थी, हमने x अज्यूम करके चल लिए। ठीक है, अभी ये देखिए 31.25 किसी चीज़ का क्या होता है, अगर हम निकालें मतलब नॉर्मल वैल्यू के फॉर्म में, परसेंटेज मतलब 100 आएगा। ठीक है, 31.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, 25 को 1/4, क्योंकि 25/100 है। ठीक है, अब इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125/4। और अगर परसेंटेज क्या होता है, किसी भी चीज़ के 100 में डिवाइड हो जाता है, मतलब 400, इसकी वैल्यू 125 + 400 है, मतलब इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो हम क्या करते हैं 100 + 20 करते हैं, मतलब वो 120 वैल्यू लिखी जाती है ना, कि अगर वो 20% इंक्रीज़ हुआ तो वो इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ये किस में ऐड होगा 100 में, कितना बन जाएगा ये, मतलब एक 1 सिंगल, क्योंकि 100 तो हम लेके चले थे, इसका मतलब ये 1 में ऐड होगा, क्योंकि हमने परसेंटेज की फॉर्म में इस वैल्यू को पहले ही खोल दिया था। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 लेके चल रहे हैं तो ये वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी 525/400। इसका मतलब जो पहले 2019 में वैल्यू थी उससे 2021 में 525/400 वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। 31.25 को आपको ये लिखना है। अब ये क्या है 44.44, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब मानिए अगर हम अप्रोक्स तक मान के चलें और इसके नीचे 100 की बजाय हम 99 अज्यूम करें, तो 4/9 नहीं लिख सकते इस तरह की वैल्यू को, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये है आपका 4/9%। ठीक है, 4/9% क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। जब इंक्रीज़ होता है तो उसको क्या करते हैं 100 या फिर 1 अमाउंट में ऐड करते हैं, इतना डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ होता है जैसे 20% का लॉस हुआ है, तो हम क्या करते हैं 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट चल रही है, क्योंकि 4/9 जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो 1 में ऐड करते हैं या 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसको 100 नहीं मान सकते, क्योंकि वो वैल्यू 1 भी नहीं है, मतलब वो 1 से भी कम है। तो मैं इसको क्या करूँगी 1 में से 4/9 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि कितना क्या हुआ है लॉस हुआ है, मतलब वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो कितना आएगा 5/9। इसका मतलब जो वैल्यू पहले 9 थी वो बाद में 5/9 बन गई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा ये देखिए। सबसे पहले 2019 में हम x मान के चले थे, उसके बाद 31.25 हमारा कितना बना था 525/100, इसका मतलब वो वैल्यू 400 थी, उसके बाद वो 525 हो गई थी, तो हमने इंक्रीज़ कर दिया। फिर क्या हुआ कि इतना डिक्रीज़ हो गया,
इतनी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो वो वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 5/9। अब टोटल वैल्यू 2021 में कितनी बन गई 7,000 रुपये। ये एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 7,000, ये 400 उधर एंड फिर 9 और यहाँ पे आपका 525 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 से कट करें तो इसको 5 के बजाय इसको कट कर लेते हैं 25 से। ठीक है, 25 से कट करें तो 16 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 21। 7 से कट करें तो ये हो जाएगा 1000। 3 हो गया, 3 से 9 और 5 दूनी 10, 200। ठीक है, 6 और 16 चिक्के, मतलब इसमें आपका आंसर आएगा नहीं 96। हाँ, 9600 हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की। एक्स हम किस में मान के चले थे, एक्स को 2019 के अंदर, पर इन्होंने पूछा किसका, 2020 की सेल हमसे पूछी है। 9600 हमारे पास निकल के आ चुका है, ये है 2019 की। 2020 में कितना इंक्रीज़ हुआ था, 31.25 इंक्रीज़ हुआ था, जो वैल्यू थी 525/400। हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इससे कट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,600, आपका आंसर आ जाएगा। आई नो थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट वाइज था। जैसे हम छोटी छोटी वैल्यूज़ करते हैं, हल्की सी बड़ी वैल्यू आ गई, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए, चाहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो। आप जितना जल्दी फास्ट करोगे ना, आप इसको आराम से कर लोगे। अगर आप मान लीजिए कि IBPS PO या RRB PO का पेपर है और इस तरह का क्वेश्चन प्री में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्री में आ गया है इस तरह का क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को ये 31.25 और यही खोलने में नहीं खोलना आ रहा उसको, और मान लीजिए आपकी स्पीड इतनी अच्छी है कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, आपके पास 2 मिनट्स या 1 मिनट लास्ट में बच गए। एक स्टूडेंट को तो इसको करना ही नहीं आएगा ओपन, और आपको ये तरीका आता है और आपके पास टाइम है, तो आप ऑब्वियसली 1 नंबर प्लस स्कोर कर सकते हो। यही तो चीज़ें सिलेक्शन दिलाती हैं। ठीक है, आसान चीज़ें तो हर कोई कर लेगा। जो बिगनर है, जिसने अभी प्रिपरेशन किया है, उसको अगर पेपर में आसान चीज़ें मिलती रहेंगी ना, तो कई बार क्या होता है कि जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है उसकी बजाय बिगनर का हो जाता है, क्योंकि उसको सब सही लग रहा होता तो उसको ऐसे लगता है पेपर तो बहुत आसान है, पेपर तो बहुत आसान है। लेकिन जैसे पेपर मुश्किल आता है ना, तो उसका जैसे फर्स्ट नहीं बना, सेकंड नहीं बना, तो क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर एग्जाम क्रैक नहीं होता। इसीलिए PO के एग्जाम टफ इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा मुश्किल चीज़ें दी होती है, और क्लर्क के आसान इसलिए होते हैं, तभी स्टूडेंट्स के क्लर्क के ज़्यादा एग्जाम क्लियर होते हैं, क्योंकि बिगनर्स के ज़्यादा होते हैं, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस की होती है, पूरा एडवांस लेवल तक वो गए नहीं होते, तभी वो चीज़ें उनके लिए जल्दी होती हैं, वो अच्छे से उन चीज़ों को कर पाते हैं। लेकिन मेंस में गड़बड़ हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन स्पेंड 62.5% उसने अपनी सैलरी हाउस रेंट पे लगा दी। टोटल 100% है, तो उसमें से 62.5% उसने यूज़ कर ली। उसके बाद बची हुई, जब भी रिमेनिंग आ जाता है, इसका मतलब 62.5 यूज़ हो चुकी है। इसके अलावा जो बाकी सैलरी बच गई, उसका 26.66% उसने फूड पे लगाया, और बाकी उसकी सेविंग्स हो गई। हमें सेविंग्स दे रखी है मंथ वाइज। आपको क्या निकालना है, एनुअल एक्सपेंडिचर, मतलब फूड के ऊपर उसका साल में कितना खर्चा होता है वो निकालना है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 62.5 काफ़ी बार यूज़ होती है, जिसका क्या मतलब होता है 5/8 फ्रैक्शन की फॉर्म में। 26.66% का क्या मतलब होता है 8/30। ये तो इतनी कॉमन नहीं है ये वाली, बट ये बहुत बार यूज़ होती है। एक 14.28 भी बहुत यूज़ होती है, 37 पॉइंट समथिंग वो भी बहुत यूज़ होती है। तो इस तरह की कुछ वैल्यूज़ जो इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, आप एटलीस्ट उनको तो याद कर सकते हो, बिकॉज इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और किसी न्यू स्टूडेंट ने नहीं किया हो तो वो इसको स्किप करेगा, लेकिन आपको इसकी वैल्यू पता होगी तो आप बहुत जल्दी इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका मतलब उसने कोई वैल्यू थी जिसका 5/8 उसने क्या किया कि मंथली सेविंग हाउस रेंट पे लगा दी। अब अगर मैं इसको 100 मान के चलूँ और उसका मान ले 100 मान लिया, उसका 5/8 निकालूँ मैं, तो मेरा फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। मुझे क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लेना। ठीक है, इसके लिए मैं क्या वैल्यू मानूँ, मतलब जो टोटल सैलरी है उसकी, उसको कितना एक्स मानूँ कि 5/8 से एग्जैक्टली कट जाए और मेरे पास बाकी वैल्यूज़ बच जाएँ। क्या मैं मानूँ, ऐसा क्या मान सकती हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ 800। 800 मैंने क्यों माना, क्योंकि नीचे 5/8 है, मुझे 8 से काटना है, लेकिन 8 से काटने के बाद भी आगे कुछ वैल्यूज़ ना कटें, इसलिए मैं 100 एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो मैंने 800 ले लिया, लेट एज्यूम कर लिया कि उसकी 800x सैलरी है। ठीक है, जिसमें से 5/8 तो उसने स्पेंड कर दिया, बाकी बचे हुए की वैल्यू चल रही है ना। अगर टोटल वैल्यू है, या तो आप ऐसे निकालो कि 800 का पहले 5/8 निकाल लो, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो बची हुई वैल्यू, या फिर आप ये देखो कि 1 में से अगर मैं 5/8 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 3/8 वैल्यू बचेगी, मतलब रिमेनिंग मुझे पहले ही पता चल गई, तो रिमेनिंग मैं 3/8 ही निकाल लेती हूँ डायरेक्ट।
इसका मतलब 300, इसका मतलब उसने 500 रुपये किस में इन्वेस्ट कर दिए, अपने हाउस रेंट के अंदर, और जो 300 है उसमें से 26.26% उसका फूड पे गया और बाकी बचा हुआ उसने यूज़ किया इसके अंदर। अब हम निकालते हैं कि उसने फूड पे कितने रुपए लगाए। ठीक है, फूड पे 300 थे टोटल, उसमें से 8/30 उसने लगा दिए, 8/30 लगा दिए। इट मीन्स उसने कितने रुपए लगा दिए, 80 रुपये उसके फूड पे चले गए। बच कितने गए, सेविंग कितनी हो गई टोटल, 300 में से 80 रुपये उसने फूड पे लगा दिए, उसके पास कितने बच गए, 220 रुपये उसकी सेविंग है। 220 यहाँ से उसकी सेविंग आ जाती है। तो हमें सेविंग कितनी बता रखी है, अगर इसको 220x मानते हैं तो सेविंग इन्होंने 4400 दे रखी है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करके देखें कि फूड पे उसका 80x खर्चा हुआ था। ठीक है, 80x खर्चा हुआ था, तो मंथली उसके कितने रुपए लगे फूड के ऊपर, मंथली उसके लगेंगे 80, x की वैल्यू है 20, 1600 रुपये उसके मंथली लग रहे हैं। उन्होंने फूड का ही पूछा है। अगर वो एनुअल पूछते हैं तो इसको जस्ट 12 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास कितना आंसर आएगा, 19,200 रुपये उसके पूरे सालाना फूड के ऊपर खर्चा आता है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इनलेट्स पाइप, ए एंड बी, जो टैंक को फिल करते हैं 32 और 24 आवर्स में। ठीक है, ए है वो 32 घंटे में भर रहा है, बी 24 आवर्स में उसको टैंक को फिल कर रहा है। यहाँ लिख लेता है ए 32, बी 24 एंड सी एम्प्टी कर रहा है 40 आवर्स में। जो भी एम्प्टी करता है उसमें नेगेटिव लगा लिया करो, आपको एटलीस्ट याद रहे कि कौन खाली कर रहा है कौन भर रहा है। आपको जस्ट इसका एलसीएम लेना है, 480 इसका एलसीएम आ जाएगा। 480 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी एफिशिएंसी, ये होता है टोटल टाइम, जितना टाइम उनको लगा है। ये टोटल वर्क, जो भी आपका एलसीएम लिया जाता है वो टोटल वर्क माना जाता है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टोटल वर्क से आपको उसके टाइम को डिवाइड करना है। एक बात याद रखिए कि यहाँ पे कभी भी हाफ टाइम नहीं आएगा। अगर ये बोले कि वो 1/2 काम को या फिर हाफ काम को 16 डेज में करता है तो आपको कभी भी उसका हाफ काम नहीं लिखना है। अगर वो हाफ काम को 16 में करना है तो फुल को 32 में। आपको हमेशा कंप्लीट वर्क होना चाहिए यहाँ। एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई, 15, और यहाँ से आएगा 20 और ये आएगा माइनस में 12, क्योंकि ये खाली करने की है उसकी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या पूछ रखा है। इफ़ फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स ओनली ए एंड बी आर ओपन, तो टोटल वर्क कितना हो गया, मतलब कितना काम कर लिया ए और बी ने। काम कैसे होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम कितना लगा उनको, 2 घंटे, और कितनी एफिशिएंसी से काम किया, ए और बी की एफिशिएंसी से, 20 और 15 35 एफिशिएंसी से उन्होंने काम किया। कितना काम कर लिया, 70 काम उनका हो चुका है। अब इन्होंने बोला है कि देन सी इज़ ओपन, सी भी ओपन हो गई। इट टेक हाउ मेनी टाइम टू फिल हाफ ऑफ द टैंक, टैंक को आधा भरने में कितना टाइम लगेगा। अब सी भी ओपन हो गया, टोटल वर्क है 480, तो हाफ ऑफ द फिल करना है। तो हमने यहाँ पे टोटल वर्क कितना एज्यूम करना है, इन्होंने इसका हाफ काम बोला है। 480 को 2 से डिवाइड करेंगे, 240 आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जिसमें से 17 पहले ही हो चुका है, तो कितना काम बच गया। अगर मैं इसमें से 70 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 170 काम बच गया, जिसको कौन करेगा, तीनों मिलके करेंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी है 35 और इसकी है 12 नेगेटिव में। ये 35 भरेंगे और वो 12 निकालेगी, तो कितना बचेगा, 23 चीज़ फिल होगी। तो इसको आपको डिवाइड करना है 23 से। क्या आंसर आएगा आपके पास, 7/9/23। इतने घंटे लगेंगे उनको भरने में, लेकिन 2 घंटे ये पहले काम कर चुके हैं। टोटल बताना है कि कितना टाइम लगेगा, 7, इतना टाइम तो इनको लगेगा तीनों को मिलके, और 2 घंटे ये पहले काम कर चुकी थी। तो हमें ये 2 किस में ऐड करना है, 7 में, तो 9 2 ये हमारा आंसर आएगा। 7 को जस्ट सिर्फ डायरेक्ट 2 में आपको ऐड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12th। एवरेज एज ऑफ रघु एंड आर और बी मान लेते हैं 60 ईयर्स, विच इज़ 15 ईयर मोर देन द एवरेज ऑफ बी एंड टी। सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि आर और बी की एवरेज एज इन्होंने 60 दे रखी है, तो टोटल कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पीपल हैं तो 120, जो कि 15 साल ज़्यादा है किससे, एवरेज एज ऑफ बी और टी से। अगर वो उससे 15 साल ये 60 ज़्यादा है तो इनकी 15 में से 60 में से 15 सब्ट्रैक्ट करूँगी, 45। इसका मतलब इनकी एवरेज है 45, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 90। इनका टोटल आ गई एज कितनी, 90। एवरेज एज ऑफ टी एंड रघु, अगर टी और रघु की बताएं तो एवरेज एज 65 है। यहाँ पे लिखते हैं टी और रघु 65 है, तो टोटल कैसे आएगा, 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया 130। हमें क्या निकालना है,
जो दिव्या है वो बी से 12.5% टॉलर है। 12.5% किसी भी चीज़ का 1/8 होता है, आपको पता होगा ऑब्वियसली। तो वो उससे इतनी ज़्यादा है, 12.5% ज़्यादा है। हमें निकालनी है दिव्या की एज। दिव्या की एज निकालने के लिए हमारे पास ये भागा की एज होनी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए इन तीनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2 बार टी है, हम क्या करें इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो आर बी बी टी टी और आर, ठीक है। 120 130 और 90, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 340। अब देखिए 2 बार आर है, 2 बार बी, 2 बार टी, तो 2 कॉमन लिख सकते हैं, बी टी आर। और ये जो आपका 2 है ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 170। इसका मतलब इन दोनों की अगर हम एज निकालें तो 170 तीनों की निकल के आ गई। अब जिसकी भी निकालनी है उस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें उस पर्सन का नाम नहीं है जिसकी निकालनी है। हमें बी की निकालनी है, आर और बी, इसमें बी है ये यूज़ नहीं कर सकते, ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टी और आर की अगर मैं 130 वैल्यू पुट करती हूँ तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास 40। बी की वैल्यू 40 निकल के आ गई। दिव्या उससे 12.5% बड़ी है, या तो आप ऐसे लिख लो 12.5% मतलब 112.5 और डिवाइड बाय में 100, ऐसे सोल्व कर लो। या फिर 40 है आपके पास, आपको पता है कि 1/8 होता है 12.5% का मतलब। इसका मतलब अगर भागा की एज 8 है तो वो उससे एक और बड़ी है, तो वो कितनी है अगर 1 में ऐड करें तो 9/8 है। इसका 9/8 निकाल दीजिए, कितना आएगा 45। इसका मतलब दिव्या 45 ईयर्स की है। अगला क्वेश्चन देखें। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर और उसका एरिया क्या है 5 टाइम द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 5 गुना है। सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले लेंथ और ब्रेथ का रेशो है, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे सोल्व करते जाइए। साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर होता है, साइड है 100 साइड है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इसका एरिया आ गया 100 जो 5 टाइम है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के 5 गुना है। इसका मतलब अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। कितना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना निकल के आया आपके पास 20। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2l+b, ठीक है, इज इक्वल टू 20। लेंथ और ब्रेथ का रेशो आपको पता है कितना है 3x और 2x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल कितना हो जाएगा ऐड होके 5x इज इक्वल टू 20। ये उधर जाके क्या हो जाएगा आपका लेंथ एंड ब्रेथ 5 टाइम, हाँ 20। हाँ ठीक है। यहाँ से क्या होगा ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 3x, x की वैल्यू आई है 2, तो लेंथ कितनी निकलेगी 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगी लेंथ, और ब्रेथ कितनी आएगी 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ टॉम एंड जेरी एंड मैकी, अलग अलग इनकी रेशो ऑफ इनकम दे रखी है, किस किस का टॉम जेरी और ये इसकी, ठीक है। क्या दे रखा है इनकम कितनी है 3 4 एंड 5। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा हुआ उनका, एक सेकेंड थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा। टॉम जेरी और ये इनकी इनकम दे रखी है 3 4 एंड 5। खर्चा दे रखा है इनका कितना 10 12 और 15। और सेविंग्स कितनी दे रखी है इनकी 5 8 और 10। इन्होंने बोला है कि टॉम सेव करता है 30.33% ऑफ हिज इनकम। अपनी इनकम का 1/3 हिस्सा क्या करता है टॉम सेव करता है। हमें बताना है कि रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर का क्या रेशो बनेगा जेरी और मिकी का, ठीक है। टॉम अपनी सेविंग का 1/3 सेव करता है, मतलब अपनी इनकम का। इसकी इनकम है 3, ठीक है, उसका 1/3 मतलब एक हिस्सा वो सेव करेगा, इनकम का एक हिस्सा सेव करेगा। अगर मैं इसको मान लो कि थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी होना तो आपके पास वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, जैसे 30 हो गया 300 हो गया, तो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी। इसको मैं 30 40 50 एज्यूम कर सकती हूँ। इसका मतलब उसकी इनकम है 30 और वो सेव कर रहा है 1/3 हिस्सा, मतलब 30 का अगर वो 1/3 सेव कर रहा है तो कितने रुपए सेव करेगा 10 रुपये।
सेविंग में वो कर कितने रहा है, 5 रुपये सेव कर रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने सेव करना चाहिए, 10 रुपये सेव करना चाहिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी सेविंग 10 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 10 रुपये सेविंग आ गई यहाँ पे। अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10, 16 और 20 इनकी सेविंग्स आ गई। ठीक है, अब इनका एक्सपेंडिचर देखें कि 30 रुपये में से उसने 10 बचाए, इसका मतलब 20 रुपये खर्चा होना चाहिए। यहाँ तो 10 दे रखा है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये आपका बनेगा 20, ये होगा 24 एंड ये होगा आपका 30। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर है आपका। अब इन्होंने पूछा है हमें खर्चा बताना है किसका, जेरी और मिक्की का। जेरी कितना है 24 और ये 30, इनका रेशो क्या आएगा 4:5। तो हमारा आंसर आएगा सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, द अमाउंट ऑफ अ शुगर इन द फर्स्ट बॉटल इज 62 है। ठीक है, और सेकेंड बॉटल में ग्राम दे रखे हैं 22 ग्राम। इफ़ दे आर मिक्स इन द रेशो, अगर इस रेशो के अंदर उनको मिक्स किया जाए, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द फाइनल मिक्सचर। हमें फाइनल मिक्सचर के अंदर उसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना होगा वो फाइनल मिक्सचर के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करके देखते हैं कि फर्स्ट बॉटल में कितना है 62, दूसरे में कितना है 22। यहाँ पे कुछ आएगा वैल्यू, उसके बाद उनका रेशो आता है कि किस रेशो में मिक्स किया गया, वो हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, 62 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक बार क्या होता है ना कि ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, ये वैल्यू छोटी होती है इसके कंपैरिजन में, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 62 में से अगर मैं इसको x एज्यूम करूँ तो x को सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगी ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 के, और 20 हमें क्या करना है x में से 22 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये किसके वैल्यू इक्वल आएगी 7 के। उन्होंने सॉल्यूशन में गलत दे रखा है, 7/3 का रखा है, उससे आंसर नहीं आएगा आपका। 62 को उन्होंने क्या कर रखा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके इसके इक्वल रख दिया। इसके इक्वल तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें से जो सब्ट्रैक्ट होगा वो आंसर तो यहाँ जाएगा। अब आप क्या करिए 62 को 7 से इनसे मल्टीप्लाई करिए, जस्ट आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ऐसे नहीं देखें और अंदाजे से करके देखते हैं, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर हम ऑप्शन से ट्राई करें, मैं काफ़ी क्वेश्चंस ऑप्शन से ट्राई करती हूँ एग्ज़ाम के अंदर, उससे क्या होता है कि टाइम बच जाता है आपका, क्योंकि बेसिक मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं इसको कुछ भी एज्यूम करके देख लो, अगर मैं 60 एज्यूम करके देख रही हूँ, मान लो कि मैंने इसको माना 60, तो मैं इसको 60 मान रही हूँ, तो 60 में से मैं 62 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 2 आया आंसर, और यहाँ पे 160 में से 160 नहीं 60, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। मतलब 17:1 बन सकता है इनका अगर हम कट करते हैं तो, लेकिन ये तो 7:3 है। ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। अब हम लेते हैं 50 लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ 50 लेके चली, 62 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, कितना आंसर आया 12, तो 12 यहाँ हो जाएगा। 22 में से अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आंसर आया आपके पास, 50 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करता है, कितना आया 28। अब अगर इसको काट के देखूँ, 2 से कट करूँ तो 6, और यहाँ पे 14, और 2 से फिर कट किया तो 7:3, 7:3 आपका आंसर है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, पूरा सॉल्व मत करिए। कई बार ऑप्शन पिक करना बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी आंसर आ जाता है आपका। लास्ट में अगर कुछ सेकंड बचे हो ना, 31 सेकंड बचे हो, और पता है कि आप पूरा नहीं सोल्व कर पाओगे पेपर में, तो अंदाजे से ऑप्शन उठा लो कोई भी। अगर लक साथ कर गया और उस ऑप्शन से सही आंसर आ गया तो फटाफट टिक कर दो उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ बासमती राइस इज़ 54, ये 54 है। ठीक है, 54 kg, एंड द कॉस्ट ऑफ इंडिया गेट राइस 40 kg। हमें बताना है कि उनको मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद 45 पर kg उसको बेचा गया। अब आपको ये क्या बताना है कि 45 kg ऑफ इंडिया गेट राइस को मिक्स किया गया था। ठीक है, कितना बासमती राइस था, आप समझ गए होंगे नॉर्मल। मतलब ये देखिए, ये है बासमती और ये इंडिया गेट वाला, इसकी वैल्यू है 54, इसकी वैल्यू 44। उनको इस तरह से मिक्स किया गया कि वो 45 रुपये का आपका बेचा गया दोनों को मिला के। अब इसका कुछ रेशो निकलेगा। लास्ट में उन्होंने बोला कि जो इंडिया गेट वाला राइस था वो तो हमें पता है कि उन्होंने 45
समथिंग मिलाया था, 45 किलो। अब बताओ कि बासमती कितना मिलाया था। ये तो किलो के हिसाब से है कि पर केजी उनका इतना राइस है, उन्होंने क्वांटिटी इंडिया गेट की इतनी ली थी, तो बासमती की कितनी होगी। सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिए हमेशा ये वैल्यू आपकी इस तरह से होगी कि एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। अगर मैं 54 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5। 5 और 9 का इनका रेशो बनता है। इंडिया गेट वाला मतलब 9 रेशो में मिक्स किया गया और क्वांटिटी कितनी लगी, 45। अगर मैं 45 को 9 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई, 5। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 5। आपको निकालना है बासमती राइस, तो ये 5 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, बासमती के लिए 5x है, तो x की वैल्यू आपके पास 5 है। इसका मतलब बासमती राइस 25 kg उसमें मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 60 मैन कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 10 days वर्किंग 8 hours पर डे, 18 घंटे काम करते हैं पर डे, देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाय 40 मैन इन 10 days वर्किंग 8 hours पर डे। ये टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से बताया गया, पूरा 6.5 घंटों की वीडियो है, अगर आप देखें उसको राकेश यादव सर की बुक से, बहुत अच्छे से ये आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो सकता है, और वो चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी वीडियो ऑलरेडी। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि कितने मैन काम करें, 60 मैन काम करें, 10 दिन तक काम किया, 8-8 घंटे काम किया। अब डिवाइड होता है टोटल वर्क, कितना काम किया उन्होंने, 1 यूनिट का काम था तो 1 काम कर दिया उन्होंने, इज़ इक्वल टू। अब ये बोल रहे हैं कि 40 मैन लगे, 10 दिन 8 घंटे काम करें, कितना काम करेंगे, आधा करेंगे, पूरा करेंगे, कितना, टोटल 1 है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 8 और ये इसके डिवाइड में 60, 10 और 8, 10 और 8 ये कट जाएगा आपका 2:3। इसका मतलब 2/3 काम आपका कंप्लीट होगा इतने लोगों के द्वारा, तो ए हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 18। अमन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम, ये है आपका ST इज इक्वल टू D, ये लिख लिया करो। स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका डिस्टेंस आएगा। वो अपने घर से ग्राउंड तक का सफ़र कार से ट्रैवल करता है। अगर तो कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो तो वो 12 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो स्पीड इंक्रीज़ कर दे 50 किलोमीटर पर आवर तो वो टाइम पे पहुंचता है। अब हमें क्या बताना है कि डिस्टेंस कितना है उसके घर से लेके वहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, हम स्पीड देखिए कितनी है, 40 और दूसरी बार 50, तो स्पीड का क्या रेशो निकल के आया आपके पास, 4:5। टाइम क्या होता है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ 4 यहाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टाइम के बीच में उन्होंने बोला पहले तो 12 मिनट लेट हो जाता है, फिर पहुंचता है टाइम पे। इसका मतलब कितने का डिफरेंस है उनके बीच में, 12 मिनट का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 रेशो का। इसका मतलब 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट। आपको टोटल टाइम निकालना है, तो अगर एक ये है 4 यूनिट, अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका मतलब इसको 48 मिनट्स लगेंगे, और इसको कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट्स लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब आपको बताना है डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी स्पीड आप अज्यूम कर लो, फर्स्ट लोगे तो आपको निकालने के बाद उसमें 12 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 मिनट वो लेट हो गया था। ठीक है, नहीं आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, मतलब टोटल टाइम उसका जिस हिसाब से आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है, 12 ऐड नहीं करना आपको। हम 50 लेके चले, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता है उसमें। तो स्पीड है 50, टाइम कितना लग रहा है 48, लेकिन मिनट्स में लग रहा है। जब भी किलोमीटर में स्पीड दे रखी हो तो टाइम घंटों में होना चाहिए। घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 40 किलोमीटर जगह उसके घर से लेके उसके ग्राउंड तक की जो इन्होंने डिस्टेंस बता रखा है वो कितना है, 40 किलोमीटर्स। तो आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 15 मैन और 18 वुमेन, ये भी आपको टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट है। एक बार अगर आपने नहीं देखा तो वो 6.5 घंटे की राकेश यादव सर की वीडियो देखिए आप, पूरा कंप्लीट टाइम एंड वर्क है। 374 प्लस क्वेश्चन हैं, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, सच में बता रही हूँ। 15 मैन जब भी और दिया होता है, ठीक है, 15 मैन और, इसका मतलब 15 मैन अपना अलग काम करें, वुमेन अलग काम करें। अगर दिया हो 15 मैन एंड 18 वुमेन तो मतलब दोनों मिल के काम कर रहे हैं। इसका मतलब 15 मैन अपने किसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं, दूसरी साइड 18 वुमेन अपने काम को 30 डेज में कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि अगर 40 मैन और 12 वुमेन काम को करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमें मैन और वुमेन का रेशो निकालना पड़ेगा।
1 मैन कितने दिन में करेगा? 15 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा आपके पास आंसर? 450। और अगर मैं विमेन का निकालूं तो 18 30 से मल्टीप्लाई होगा 540। अगर हम मैन और वुमेन का रेशो देखें, मतलब एक मैन कितने दिन में काम करता है? 450 दिन में, और एक वुमेन इतने दिन में काम को कंप्लीट करती है। ठीक है, अगर इनका रेशो देखें तो आप इनको कट कर दो जितने पे कट होता है। ठीक है, 5 पे कटें, 9 पे कट कर देते हैं, 5:6। इसका मतलब मैन और वुमेन का क्या रेशो आया? 5:6। इट मीन्स जितना काम 5 आदमी करेंगे वो 6 वुमेन्स मिलके उतना काम कर पाएंगे। अब देखिए क्या निकालना है हमें। अब बोला है कि 40 मैन और 12 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। 40 मैन तो 40 है, 12 वुमेन को भी अगर मैन में कन्वर्ट कर दें तो 6 वुमेन 5 मैन के इक्वल है, तो 12 कितने के इक्वल होंगी? 10। तो 10 हो गए। टोटल कितने मैन काम करें? 50 मैन। अब कभी भी निकालना हो कि कितने दिन में काम कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना है? 1 मैन का टोटल काम डिवाइड करना है जितने टोटल मैन हो, टोटल मैन से। 1 मैन कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है? वो हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना आ गया? 450। कितने मैन काम कर रहे हैं? 50 मैन। कितना टाइम लगेगा उनको? 9 मिनट्स में, 9 डेज में वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चेकलिस्ट के अंदर 20 ही क्वेश्चन है। द सैलरी ऑफ फादर, मदर एंड डॉटर। सैलरी दे रखी है किस रेशो के अंदर? फादर, मदर एंड डॉटर, 4:5:8। ये इनकी सैलरी का रेशो आ गया। ठीक है, एंड द सैलरी इंक्रीज्ड बाय, उनकी सैलरी 12.5% इंक्रीज हुई है, 20% इंक्रीज हुई है एंड 31.25% इंक्रीज हुई है। आपको निकालना है कि मदर एंड डॉटर का सैलरी का क्या रेशो है। ठीक है, नॉर्मल हमें निकालना है। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 4, 5, 8 है, तो इसका मतलब ये 40 है, ये 50 है, ये 80 है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो अगर एक ज़ीरो आपके पास एक्स्ट्रा हो तो। ठीक है, अगर हम फादर का निकालें सबसे पहले, तो फादर की कितनी है? 40, 12.5% इंक्रीज़ हुई है। 12.5% किसी का क्या होता है? 1/8। 1/8 को 1 में ऐड करेंगे, इसका मतलब 9/8 वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। तो मल्टीप्लाई कर दो 9/8 से, कितना आंसर आएगा? 45। तो फादर की न्यू सैलरी कितनी हो गई? 45। अब हम निकालते हैं मदर की। मदर की पहले वाली थी 50, 20% इंक्रीज़ हुई है, तो 120/100 कितना हो गया आपका? 60। अब मदर की सैलरी कितनी होगी? 60। अब हम निकालते हैं डॉटर की सैलरी। डॉटर की सैलरी थी पहले 80, 31.25% इंक्रीज़ हुई। अब आप पूछे कि 31.25% किसी चीज़ का कितना होता है? 31.25% अगर आपको याद हो, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में एक इस तरह का क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें कितना था? 31.25 को हमने 1/4 एंड नेक्स्ट सोल्व किया था, तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी? 525/400। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। 31.25 का ये मतलब होता है 5 से कट करेंगे 105। इसका मतलब डॉटर की कितनी हो गई? 105। हमें रेशो किसका निकालना है? मदर और डॉटर का। मदर की है 60 और डॉटर की कितनी है? 105। 5 पे कट करें तो 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 21। 3 पे 3 चौका 12, 3 7 21, 4:7। तो हमारा 1 आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मेरी मान के मैं आपको चेकलिस्ट भी सेंड करूँगी। 5th नंबर आपको सारी चेकलिस्ट टेलीग्राम पर मिल जाती हैं, जो मैं वीडियोस करवाती हूँ। आप एक बार इसके क्वेश्चंस खुद से पढ़ के देखिए एंड देन उनके सॉल्यूशंस देखिए। अगर आपको कुछ समझ में आ जाए तो इतने छोटे सॉल्यूशन दे रखे हैं, बिगनर्स या फिर स्टूडेंट्स उसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत हिंट हो तो भी वो देख के कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये जो मैं कर रही हूँ आप सबको ये सब पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है सॉल्व करो एंड देन फिर वीडियोस बनाने में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो काफ़ी बुक्स की भी वीडियोस हैं, एंड चेकलिस्ट हम 5 तक कंप्लीट चेकलिस्ट कर चुके हैं। ठीक है, और स्ट्रेटजीज़ की वीडियो है, आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे बैंक्स के 6 प्रीलिम्स और 4 मेंस क्लियर हुए थे। हर तरह की स्ट्रेटजीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।